हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, हाल फिलहाल में जितने भी टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, जितने भी वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड कराए, उन सभी वीडियोस को एक बार ज़रूर गो थ्रू करके पेपर देने चाहिए। डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूं कि आपका हेल्प होगा। उस वीडियो से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। जितने भी वीडियो आप देखेंगे उसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में, ये मेरी गारंटी है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी से रिलेटेड टॉप 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि ये जो सभी क्वेश्चन है वो अलग अलग पेपर्स में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो इस वीडियो में जो भी प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे उनको अच्छे से याद रखने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि आप इन दोनों प्रश्न का राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम जो शब्दावली है वो किसने प्रस्तुत किया था, तो A.G. टॉन्सले जो थे इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो हम यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में दो घटक कौन कौन से हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो जो घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है जैविक और दूसरा अजैविक। जैविक और अजैविक दो घटके देखने को हमें मिलता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित पर विचार करिए। यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट्स दिए गए। चारों पॉइंट्स में से बताने कि उपरोक्त में से कौन सी क्रिया है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है, यानी यहाँ पे कार्बन मिस्टेक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है। तो हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि पौधे जो हैं वो वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करते हैं, ना कि वो छोड़ते हैं या ना कि वो जोड़ते हैं, इस तरह से कह सकते हैं। तो ये तो होगा नहीं, यानी पौधे श्वसन करते वक्त की कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ते हैं खुद के अंदर। जैव पदार्थों का अपक्षय जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को पर्यावरण में जोड़ते हैं, और ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती हैं। तो यहाँ पे 2, 3, 4 हो जाएगा। 2, 3, 4 ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती नहीं है, जबकि वो घटती है, क्योंकि जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कम होगा, ये हम जानते हैं। क्योंकि पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, जल चक्र। ठीक है, जल चक्र ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा जो है वो किस पर निर्भर करती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बस छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे वर्षा की जो मात्रा है वो वायुमंडल की नमी पर निर्भर करता है, तो यहाँ पे बी होगा। और ये प्रश्न बहुत ही बार अलग अलग पेपर्स में पूछा गया, तो इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट, अगला प्रश्न ये कि कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि। कभी कभी क्या होता है कि जो हम लोग पौधे का रोपण करते हैं वो नहीं बढ़ते हैं। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि प्रतिरोपण के दौरान, यानी जब पौधे का रोपण किया जाता है प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, इस वजह से वो पौधे नहीं बढ़ते हैं। तो सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट वन है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को किस नाम से जानते हैं। तो गैसों के समूह को यहाँ पे हम वायुमंडल, ऑप्शन बी होगा, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल। अगला प्रश्न कि वायु क्या है, बताइए कि वायु एक प्रकार का क्या है। जनरली हम जानते हैं कि वायु जो है वो अलग अलग गैसों से मिलकर के बना है, तो बहुत सारे गैसों के अलग अलग मिश्रण है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सी मिश्रण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। वायु में नहीं पाई जाती है, कौन सी नोबेल गैस जो है वो वायु में नहीं पाई जाती। नोबेल गैस क्या है, तो आपको पता ही है कि पीरियोडिक टेबल में जो 18वां समूह है, अंतिम समूह जिसे शून्य समूह के नाम से भी जानते हैं, तो 18वें समूह में जितने भी जो मौजूद हैं उनको
नोबेल गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है। उत्कृष्ट गैस नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो रेडॉन है वो हम कह सकते हैं कि वायु में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी। जब पेड़ पौधे रहेंगे ही नहीं तो ऑक्सीजन बनेगा कहाँ से, तो यहाँ पे हम कहेंगे ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधे का नहीं है, कौन सा कार्य जो पेड़ पौधे नहीं करते हैं। वायु का प्रदूषण करना वो पेड़ पौधे का कार्य नहीं है, वो हम लोग का कार्य है। इस कार्य में तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा माहिर हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कार्य पेड़ पौधे का नहीं है, वायु का प्रदूषण करना। नेक्स्ट वन है कि धारणीय कृषि यानी जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, इसका अर्थ क्या है। धारणीय कृषि का अर्थ क्या होता है। भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अछूत बनी रहे, इस तरह की जो कृषि होगी उसे हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अगला प्रश्न है कि रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन, तो उस पर संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस तरह का सम्मेलन था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, तो ये यहाँ पे सही आंसर बन जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो में किया गया जो कि 1992 में, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। सतत विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है, तो ध्यान देना है कि सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण भी होना चाहिए, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण भी होना चाहिए, निर्धनता को घटाना चाहिए। तो उपरोक्त सभी के सभी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पर्यावरण किससे बनता है। बताइए कि पर्यावरण जो है वो किससे बनता है। तो ध्यान रखना है कि पर्यावरण जो है वो बेसिकली जैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैविक घटकों से, यानी यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे। उपरोक्त सभी घटनाओं से पर्यावरण हमारा बनता है। अगला प्रश्न है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के बारे में निम्न में से कौन सी श्रृंखला जो है वो सही है। तो सबसे पहले क्या होता है कि उत्पादक होता है, सबसे पहले उत्पादक, फिर उसके बाद उपभोक्ता, तब उसके बाद अपघटक आता है। तो सबसे पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता और अपघटक, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। इसमें तीन चीजें होती हैं, एक तो 1972 वाला, एक 1980 और 1986, और ये तीनों प्रश्न हमेशा रिपीट होता है। जब भी पर्यावरण से जब क्वेश्चंस बनने की चांसेस होती है तो ये जो प्रश्न है ये तीनों अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और इन तीनों को हम अच्छे से आपको बता देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 था, ये तो आपको ध्यान रखना 1986 सी। अब याद कैसे रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैंने बनाया, आप उस ट्रिक को ध्यान रखिएगा। जैसे कि वन्य में जीवों को देखा, यानी मैं जंगल घूमने गया था, वन को घूमने गया था, तो मैंने वन्य में जीवों को देखा, तब मैंने सोचा कि पूरे वन का संरक्षण मैं करूँगा, वन का संरक्षण करूँगा। मतलब कि मैं जंगल देखने गया तो जंगल में मुझे बहुत सारे जानवर दिखे, तो मैंने वहाँ पे ये डिसाइड किया कि मैं इस पूरे जंगल का, पूरे वन का संरक्षण करूँगा, इसका रख रखाव करूँगा। तो मैंने ये जब स्टार्ट किया तब क्या हुआ कि पूरा पर्यावरण, यानी सारे जब जंगल के जो जीव थे वो अच्छे से जब सुरक्षित रहने लगे तो मेरा पूरा पर्यावरण अच्छे से सुरक्षित हो गया। तो बस अब इस ट्रिक को पूरा ध्यान से समझिए कि वन्य में मैंने जीवों को देखा तो वन का संरक्षण किया, इस वजह से क्या हुआ कि पूरा पर्यावरण संरक्षण हो गया। यानी वन्य में जीव जो है देखने का मतलब है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन का संरक्षण की बात करें तो वन का संरक्षण, वन संरक्षण अधिनियम 1980, और उसी तरह से तो पूरा पर्यावरण संरक्षण हो गया। तो पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो ये आपका 1986, और ये तीनों एकदम वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप इसको अच्छे से रट करके किसी भी तरह से जैसे आपको याद रखना याद कर लीजिएगा। 100% ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया, वह कुल कितने हैं, यानी टोटल कितने सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। तो टोटल 17 सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण है, यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व पर्यावरण की अगर बात करें तो वो तो आप 5 जून को टिक करेंगे ही, लेकिन क्वेश्चंस में पूछा है कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस,
तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है और कन्फ्यूजन में आप गलती करके आ जाओगे। और कभी कभी क्या होता है कि लॉजिकली आप ज़्यादा सोचते नहीं हो, बस ठीक है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून मार करके आ जाओगे। और आप तो कॉन्फिडेंट थे कि अरे भाई हमने तो बहुत सही अच्छे से करके आया, लेकिन हो गया क्या, जो कि गलती। तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस अगर पूछा है तो 26 सितंबर, और सिर्फ पर्यावरण दिवस पूछा है तो 5 जून। तो यहाँ पे सी को टिक करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा? तो उत्पादक के बाद उपभोक्ता आता है। तो उपभोक्ता की सबसे प्राथमिक उपभोक्ता में जो कि शाकाहारी आएंगे। ठीक है, शाकाहारी यहाँ पे बी को टिक करेंगे। शाकाहारी सबसे प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। देश के प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं किसको? तो वन को भी शामिल किया जाता है, जल को भी और खनिज को भी, यानी ये देश की प्राकृतिक पूंजी है। तो यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट वन कि वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी वैसा संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलता है उसे क्या कहेंगे? वो प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन ऑप्शन ए होगा। और ऐसा नहीं कि मैंने अपने से क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब अगला प्रश्न है कि नेरी, जिसको हम लोग नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, जो नागपुर में स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। ठीक है, नागपुर में, ऑप्शन सी होगा। अब आपके एक छोटा सा प्रश्न ये है कि आपको ये कमेंट करके बताना है कि नेरी की स्थापना कब की गई थी। नेरी की स्थापना कब की गई थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट वन आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जो सतत विकास है के लिए सर्वोत्तम कारक कौन सा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सर्वोत्तम कारक कौन सा है? तो रिड्यूस करना, रीयूज करना और रिसाइकल करना, ये तीनों हो जाते हैं। यानी जो ट्रिपल आर आप देखते हैं, इसका मतलब भी पूछा था कि पर्यावरणीय दृष्टि से ट्रिपल आर का पूर्ण रूप क्या है? तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये तीनों होता है। तो उपरोक्त सभी के सभी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है। तो यहाँ पे देखिए कह सकते हैं कि सोलर पैनल द्वारा बिजली बनाना, ये भी ठीक है। पवन चक्कियों का उपयोग किया जाना, ये भी सही है। और सूर्य की किरणों द्वारा पानी को गर्म करना, ये भी सही है। यानी ये ऊर्जा के, हम जानते हैं कि प्राथमिक जो स्रोत होता है वो क्या है? पर्यावरण का प्राथमिक स्रोत के रूप में सूर्य को जानते हैं। और सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है तो इसका हम लोग अक्षय प्रयोग कर सकते हैं, अक्षय स्रोत कर सकते हैं इस तरह से। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण एवं सतत विकास का पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? अब इस प्रश्न का राइट आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप खुद से कमेंट करके बताना कि 28 का सही आंसर क्या बनेगा। चलिए अगला सवाल, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ऊपर में। ट्रिक मैंने अगर आपको अच्छे से समझाया, समझ में आया हो तो डेफिनेटली इस प्रश्न का राइट आंसर आप गेस करिए कि वन संरक्षण अधिनियम कब किया गया था। वन्य में जीवों को देखा, वन का संरक्षण किया, तब मेरा पूरा पर्यावरण संरक्षण हो गया। आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। तो 29 का भी राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। तब तक हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट वन देखिए, सतत विकास की अवधारणा किसकी देन है? सतत विकास की अवधारणा जो है वो किसकी देन है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो अवधारणा है वो किसने प्रस्तुत किया था? तो ब्रेटलैंड आयोग ने। ब्रेटलैंड आयोग 1983 में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1983। अगला प्रश्न जो कि क्यूज का क्वेश्चन है आपके लिए कि विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस या फिर विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये आपके लिए क्यूज का प्रश्न, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ कितने लोग यहाँ तक वीडियो को देखे हुए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, इसी तरह की रोजाना न्यू वीडियोज़ के लिए। तो हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।